ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमारी मेन लीड जिंगजिंग को, जिसकी आज शादी हो रही होती है वीटेंग से। ये जिंगजिंग के मॉम डैड हैं और ये वीटेंग के मॉम डैड है। जिंगजिंग की वेडिंग में ही हमें पता चलता है कि जिंगजिंग के डैड ने कुछ लोगों से काफ़ी कर्जा ले रखा है, क्योंकि उनकी कंपनी लॉस में जा रही है और वो लोग वहाँ कर्जा मांगने आए होते हैं। तो इनके डैड उन्हें ये कहकर वापस भेज देते हैं कि वो जल्दी उन्हें उनके पैसे दे देंगे। जिंगजिन और वीटेंग की शादी हो जाती है और वो दोनों हनीमून पर जाते हैं। वहाँ वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ जिंगजिंग के डैड को दिखाते हैं जो कर्जे की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। जिंगजिंग को ये पता चलता है तो वो तुरंत अपने हनीमून से वापस आती है और फिर दिखाते हैं हमारे मेन लीड टियान्यू को, जो कि अब्रॉड से वापस ताइवान आया होता है। वो जिस टैक्सी में बैठने जा रहा होता है उस टैक्सी में जिंगजिंग आके बैठ जाती है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाने की जल्दी होती है। पर टियान्यू का पेंडेंट उसमें छूट जाता है, इसलिए वो जिंगजिंग का पीछा करता है और उसे अपना पेंडेंट वापस ले लेता है। और फिर वो जिंगजिंग को अपने डैड की बॉडी के पास रोते हुए देखता है, जिससे उसे अपने डैड की डेथ की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसे बचपन में सदमा लग गया था। टियान्यू हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो उसे पिक करने जाओजून आता है। वो उसकी मॉम की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। टियान्यू उसे भाई के जैसे मानता है। टियान्यू अपने घर जाता है। उसके घर में उसकी मॉम, उसके ग्रैंडपा और एक बहन जिसका नाम अनी है। टियान्यू अपने ग्रैंडपा से काफ़ी क्लोज है। जिंगजिंग अपने डैड की डेथ से काफ़ी टूट चुकी होती है और फिर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने काफ़ी लोगों से कर्जा ले रखा है, क्योंकि वो लोग जिंगजिंग से पैसे मांगने आते हैं और वीटेंग जब उसे रोकता है तो वो लोग उसे मारते हैं। वीटेंग अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जिंगजिंग को डिवोर्स दे दो, वरना तुम्हें उसके डैड का कर्जा चुकाना पड़ेगा, पर वो अपनी मॉम की बात को इग्नोर कर देता है। फिर नेक्स्ट डे जिंगजिंग और वीटेंग को पता चलता है कि उसके डैड की कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही थी और उसके डैड ने जिन लोगों से सामान लिया था उनको भी उसके पैसे वापस नहीं दिए थे। वो सब उससे पैसे मांगने वहाँ आते हैं, जिस पर जिंगजिंग उन्हें कहती है कि अपने डैड का कर्जा मैं चुकाऊंगी, जिसकी वजह से जिंगजिंग और वीटेन के बीच झगड़ा होता है। वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या हम पूरी ज़िंदगी कर्जा चुकाते रहेंगे। नेक्स्ट डे वीटेंग हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो कर्जा मांगने वाले वहाँ भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ दिन हॉस्पिटल ना आने के लिए कहा जाता है। वीटेंग की मॉम जिंगजिंग को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे डैड के दिए हुए सारे चेक बाउंस हो चुके हैं, तुम और वीटेंग डिवोर्स ले लो। जिस पर जिंगजिंग वीटेंग को कहती है क्या तुम भी यही चाहते हो। तो वीटेंग कहता है हमने अपनी शादी रजिस्टर नहीं की है, तो तुम्हारी और मेरी शादी वैलिड ही नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और जिंगजिंग और वीटेंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिंगजिंग इन सब इंसिडेंट से काफ़ी अपसेट हो चुकी होती है और एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रही होती है। टियान्यू भी उसी रेस्टोरेंट में होता है। वो जिंगजिंग को ड्रंक स्टेट में वहाँ से जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे जाता है। जिंगजिंग बीच के पास जाकर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। तो टियान्यू उसे कार में सुला देता है और उसके लिए एक नोट छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके शूज़ कार के नीचे हैं और चाबी भी उसी में है। नेक्स्ट डे टियान्यू की मॉम उसे कहती है कि तुम अब्रॉड वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है, या फिर कंपनी में काम करो। टियान्यू की अपनी मॉम से ज़्यादा नहीं बनती, उसके पीछे का रीज़न अभी पता नहीं है। टियान्यू गुस्से में अपनी मॉम से कहता है मुझे ना इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपके घर में रहना है, और घर छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ जिंगजिंग जब नींद से उठती है उसका बाकी सामान तो उसके पास होता है, पर शूज़ नहीं मिलते और ना ही उसे टियान्यू का नोट मिलता है, क्योंकि वो हवा से उड़ गया होता है। तो वो नंगे पैर ही अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिंगजिंग अपना घर बेच देती है कर्जे की वजह से और अपनी फ्रेंड के घर रहने लगती है और फूड डिलीवरी की जॉब करने लगती है। वो फूड डिलीवर करने एक होटल में जाती है जहाँ उसे टियान्यू मिलता है। वो टियान्यू को कहती है कि तुमने ही मुझे कार में सुलाया था ना, और मेरी कार की चाबी और शूज़ कहाँ हैं। तो वो कहता है कि वो तो मैंने तुम्हारी कार के नीचे रख दिए थे ताकि तुम नशे में कहीं कार ना चला लो। तो जिंगजिंग कहती है तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल बकवास था, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी दूर तक पैदल चलना पड़ा। तो टियान्यू कहता है एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी और तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। तो जिंगजिंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिंगजिंग को उसकी फ्रेंड की हेल्प से एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, पर जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसे रास्ते में टियान्यू के ग्रैंडपा मिल जाते हैं, जिनकी तबीयत ख़राब हो गई होती है। तो जिंगजिंग उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर रुक जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती है। उसका इंटरव्यू जाओजॉन लेने वाला होता है, जो उसे लेट आने की वजह से इंटरव्यू लेने से इनकार कर देता है। तो जिंगजिंग उसे कहती है कि बेशक आज मैंने इंटरव्यू नहीं दे पाई, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी की हेल्प करी और मेरी वजह से किसी की जान बच पाई। जिंगजिंग की बात सुनकर जाओजॉन को बुरा लगता है। वो उसके डैड के बारे में जानता था और वो उससे हॉस्पिटल में भी मिला था। नेक्स्ट सीन में टियान्यू को दिखाते हैं जिसका कार्ड ब्लॉक हो गया होता है। तो उसके ग्रैंडपा उससे मिलने होटल आते हैं। वो उसे घर वापस चलने के लिए कहते हैं, जिस पर टियान्यू मना कर देता है। तो वो
कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हें हमारे फ्रेंचाइजी डेजर्ट शॉप पर 3 महीने काम करना होगा और मैनेजर की ट्रेनिंग लेनी होगी, पर तुम्हें किसी को ये नहीं बताना होगा कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो, ताकि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। और तुम्हें जाओजुन के घर पर रहना होगा और उसके डैड की बातें माननी होगी, फिर तुम्हें तुम्हारा कार्ड वापस मिल जाएगा। तो टीएनयू इस बात पर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिंगजिंग भी उसी डेजर्ट शॉप पर इंटरव्यू के लिए जाती है जिसमें टीएनयू काम करने वाला है। ये शॉप जाओजुन के डैड की है और वो जिंगजिंग को वहाँ जॉब दे देते हैं। वो जब घर आती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि वो ये घर बेचने वाले हैं, तो उसे अपने लिए कोई और रूम ढूंढना पड़ेगा। तो जिंगजिन एक चीप सा रूम ले लेती है और अपनी मॉम को वहाँ छोड़ के जॉब पर चली जाती है, जहाँ वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों से मिलती है। उस शॉप पर एक बॉय और गर्ल पहले से काम करते हैं। उस गर्ल का नाम जियान है और बॉय का नाम वी है। उसके बाद वो देखती है कि टीएनयू भी वहीं पे आता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। उनकी सीनियर मैनेजर टीएनयू को बताती है कि तुम्हें जिंगजिंग के अंडर पे काम करना होगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिफिकेशन तुमसे ज़्यादा है। फिर वो दोनों लड़ते झगड़ते वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों का आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था, मगर टीएनयू को हार मान के जिंगजिंग की बातों को मानना ही पड़ता था, क्योंकि वो उसकी सीनियर थी। नेक्स्ट डे जिंगजिंग और टीएनयू फ्लायर्स बांटने के लिए बाहर जाते हैं। टीएनयू का बिल्कुल भी मूड नहीं होता उस काम को करने का, तो जिंगजिंग उसे कहती है कि जब तक तुम ये सारे फ्लायर्स बांट नहीं देते तब तक तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिलेगी। जिंगजिंग जब वापस शॉप पर आती है तो वो देखती है कि टीएनयू वहाँ नहीं होता, तो वो उसे कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि टीएनयू किसी बार में है। टीएनयू उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना, अगर मैं ये फ्लायर्स बांट दूँ तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो मैंने ये फ्लायर्स अपने फ्रेंड्स को बांट दिए हैं। तो जिंगजिंग उस बार में जाती है और टीएनयू को वहाँ से लेके आती है। जिंगजिंग टीएनयू को कहती है कि हमें फ्लायर्स लोकल लोगों को बांटने थे, ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स को। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स उस शॉप पर आएंगे कुछ भी खरीदने के लिए? अगर तुम ये जॉब नहीं करना चाहते थे तो तुम यहाँ जॉब करने आए ही क्यों हो? जिस पे टीएनयू उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। बस वो उससे इतना कहता है कि तुम मुझसे पंगे मत लो, मेरे काफ़ी कनेक्शंस हैं यहाँ पे। टीएनयू और जिंगजिंग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी जिंगजिंग को कॉल आती है और वो शॉप पर वापस चली जाती है। वहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि जिस रूम में वो रह रही थी वहाँ कुछ लोग आए थे जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आ गई है। जाओजुन के डैड कहते हैं कि मेरे पास ऊपर टेरेस पे एक रूम खाली है, तुम लोग चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो, और वो जिंगजिंग को उस रूम में लेके जाते हैं और वो जिंगजिंग और उसकी मॉम को वहाँ रहने के लिए कहते हैं। सीन में दिखाते हैं जाओजुन घर आता है तो वो जिंगजिंग को अपने घर में देखता है, तो टीएनयू से बताता है कि अब से जिंगजिंग और उसकी मॉम यहीं रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे डैड ने उन्हें यहाँ रहने को बोला है। नेक्स्ट डे टीएनयू को एक ऑर्डर के लिए कॉल आता है और वो सबको कहता है कि उन्हें 300 पेस्ट्री का ऑर्डर मिला है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। पर जब जिंगजिंग और टीएनयू वो ऑर्डर देने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 300 नहीं 38 पेस्ट्री का ऑर्डर दिया था और टीएनयू से सुनने में गलती हो गई थी। तो जिंगजिंग इसके लिए टीएनयू को कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, अब हम इतनी पेस्ट्री का क्या करेंगे। तो टीएनयू को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम करती हो, इसके पैसे मेरी सैलरी से काट लेना। फिर अगले दिन टीएनयू वो सारी पेस्ट्री लेके जाता है और उसे लोगों को बेचता है, और जो पेस्ट्री बच जाती है वो जिंगजिंग गरीब लोगों को दे देती है। फिर टीएनयू और जिंगजिंग साथ में बैठे होते हैं, जहाँ टीएनयू जिंगजिंग से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रखी है, तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तो जिंगजिंग उसे अपनी स्टोरी बताती है कि उसके हस्बैंड ने उनकी शादी रजिस्टर नहीं कराई। जिंगजिंग की स्टोरी सुन के टीएनयू कहता है कि अच्छा वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया, हो सकता है तुम्हारी लाइफ में और भी अच्छा लिखा हो। टीएनयू की बातें सुनकर जिंगजिंग को अच्छा फील होता है। अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। टीएनयू भी अब अपना काम अच्छे से करने लगता है, मगर सिर्फ टीएनयू और जिंगजिंग ही क्लोज नहीं आ रहे होते, जाओजुन के दिल में भी जिंगजिंग के लिए फीलिंग आने लगती है। फिर एक दिन जिंगजिंग की तबीयत खराब हो जाती है तो टीएनयू उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर जिंगजिंग को बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। पर जिंगजिंग ये बात टीएनयू को नहीं बताती और उसे कह देती है कि वो एनीमिया की वजह से बेहोश हुई थी। जिंगजिंग को अब समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसकी फ्रेंड उसे अबॉर्शन का सजेशन देती है। जिंगजिंग का डॉक्टर उसे बताता है कि अगर उसे अबॉर्शन कराना है तो जल्दी कराना होगा। जिंगजिंग इन सब बातों से काफ़ी टेंस रहने लगती है और काम भी ठीक से नहीं कर पा रही होती। टीएनयू जिंगजिंग के लिए काफ़ी वरीड होता है, उसे लगता है कि जिंगजिंग उससे कुछ छुपा रही है। फिर एक दिन टीएनयू को जिंगजिंग की अल्ट्रासाउंड की पिक मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिंगजिंग प्रेग्नेंट है। टीएनयू जिंगजिंग से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो जिंगजिंग बताती है कि हाँ, पर मैं इस बच्चे को नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं उसे क्या ही दे पाऊँगी, मेरे पास तो घर भी नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं हार्टलेस हूँ। तो टीएनयू कहता है तुम हार्टलेस नहीं हो, तुम तो काफ़ी ब्रेव हो और तुम्हारी लाइफ का डिसीज़न लेने का हक तुम्हें है, और मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा।
जिंगजिंग को टियनू की ये बातें अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ वीटेंग को दिखाते हैं जिसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने जिंगजिंग को हॉस्पिटल में देखा था, प्रेग्नेंट लेडी के डॉक्टर के पास। सो गाइज, ये स्टोरी का पार्ट 1 था। इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक, शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।